पुष्पा 2 द रूल। दोस्तों, ये कहानी पुष्पा की है और ये कहानी सुनकर आपको बहुत मजा आने वाले है, तो कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और आनंद ले। हमें एक बार फिर चित्तूर के बंजर इलाकों में ले जाती है, जहां हमें मजदूर से अपराध साम्राज्य के मुखिया बने पुष्पा राज के सफर से रूबरू कराया जाता है। पहली फिल्म में शेखावत और पुष्पा के बीच बढ़ती दुश्मनी को देखकर ये लगा था कि दूसरी फिल्म का केंद्रीय कथानक यही होगा, लेकिन पुष्पा 2 में कहानी कई उपकथाओं का एक संग्रह है, जिसमें कोई एक केंद्रीय संघर्ष नहीं है जो इसे पूरी तरह बांध सके। सिद्धप्पा को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? भूमिरेड्डी सिद्धप्पा नायडू ने हमेशा पुष्पा के साथ अपने संबंध खुले रखे और इसे छिपाने की कोशिश नहीं की। उन्हें पता था कि पुष्पा के बिना उनका राजनीतिक सफर आगे नहीं बढ़ सकता। सिद्धप्पा को इस बात का एहसास था कि उनकी पार्टी उन्हें नजरअंदाज करती है और उन्हें कम महत्व वाले विभाग देती है। पुष्पा की ताकत और प्रभाव को समझते हुए सिद्धप्पा ने उनके साथ अपने संबंध बनाए रखे। फिल्म की शुरुआत में इसका एक उदाहरण देखने को मिला, जब पुष्पा ने तस्करी के पैसे से एक स्थानीय पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिलवा दी। पुलिस स्टेशन की घटना। शेखावत ने जंगल में छापा मारकर पुष्पा के आदमियों को गिरफ्तार कर लिया था। उनमें से एक युवक की अगले ही दिन शादी थी। जब ये बात पुष्पा को पता चली तो उसने पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर से कहा कि कम से कम उस लड़के को रिहा कर दे। लेकिन जब उसने अपने आदमियों के शरीर पर चोटों के निशान देखे तो उसे गुस्सा आ गया। शेखावत ने उन पर इसलिए अत्याचार किया था क्योंकि वे अपने मालिक के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले थे। पुष्पा ने इंस्पेक्टर से सभी आदमियों को रिहा करने को कहा। जब पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऐसा करने से उनकी नौकरी पर खतरा आ सकता है, तो पुष्पा ने उन्हें मुआवजा देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का रास्ता दिखाया। ये खबर राज्य के मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी तक पहुंची और पुष्पा के साथ उनकी एक बैठक तय हुई। सीएम के साथ बैठक और टकराव। पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली ने घर से निकलने से पहले उनसे कहा कि वह मुख्यमंत्री के साथ एक फोटो खिंचवाकर लाए ताकि वह उसे अपने घर में फ्रेम करवा सके। पुष्पा, जो अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करता था, इस बात के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब पुष्पा मुख्यमंत्री से मिला और फोटो की बात की तो मुख्यमंत्री ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे उनकी सार्वजनिक छवि पर असर पड़ेगा। उन्होंने पुष्पा का अपमान भी किया। ये बात पुष्पा को चुभ गई। उसने उसी समय फैसला किया कि वह नरसिम्हा रेड्डी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर सिद्धप्पा नायडू को वहां बिठाएगा। पुष्पा का बड़ा कदम। पुष्पा ने मीडिया के सामने घोषणा कर दी कि मुख्यमंत्री एक निश्चित तारीख को उसके घर आकर उससे मिलेंगे। ऐसा करके उसने राज्य सरकार को गिराने और सिद्धप्पा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जरूरी संसाधन, समर्थन और धन जुटाने का इरादा जाहिर कर दिया। पुष्पा का स्वभाव और आदर्श। पुष्पा का स्वभाव उसके संघर्षों से बना है। वह कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भूलता और दूसरों की परेशानियों को अपना मानकर हल करता है। वह अपने आदर्शों और रिश्तों को महत्व देता है और किसी भी अपमान को सहन नहीं करता। क्या पुष्पा ने शेखावत से माफी मांगी? पहली फिल्म में पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बाद में उनके रिश्ते खराब हो गए। शेखावत पुष्पा को उसके किए की सजा दिलाने पर अड़ा हुआ था। उसने पहले जंगल में पुष्पा के छिपे हुए ठिकाने पर छापा मारा और फिर उसकी योजनाओं को विफल करने की हर संभव कोशिश की। एक समय ऐसा आया जब सिद्धप्पा ने दोनों के बीच मतभेद सुलझाने की कोशिश की। वह जानता था कि अगर दोनों साथ आ जाएं, तो सबको फायदा होगा। सिद्धप्पा ने पुष्पा से कहा कि उसे शेखावत के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए ताकि वह शांति से अपना जीवन और कारोबार चला सके। पुष्पा ने सिद्धप्पा की बात मान ली, लेकिन यह माफी अपने कट्टर दुश्मन के लिए पछतावे के कारण नहीं थी। असल में पूरे अपराध सिंडिकेट ने पुष्पा को एक सदस्य की मौत के लिए दोषी ठहराया था। हकीकत ये थी कि उस व्यक्ति को शेखावत ने पुल से नीचे फेंका था, लेकिन उसने झूठा दावा किया कि वह आत्महत्या थी। मंगलम श्रीनु, जो लंबे समय से पुष्पा से बदला लेना चाहता था, ने ये सब बड़े ध्यान से देखा। पहली फिल्म में हमने देखा कि पुष्पा ने अपने साले मोगिलिसु की हत्या करके सिंडिकेट का नेता बनने का रास्ता बनाया था। श्रीनु में पुष्पा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह पीछे से षड्यंत्र रचता रहा। पुष्पा शेखावत के पास माफी मांगने गया। शेखावत ये देखकर खुश हुआ और हैरान भी कि पुष्पा ऐसा कैसे कर सकता है। पुष्पा ने माफी मांगी, अपमान महसूस किया और वहां से चला गया। उसके लोग जानते थे कि पुष्पा यह अपमान सहन नहीं करेगा। वापस जाते समय पुष्पा ने फैसला किया कि वह शेखावत को सबक सिखाएगा। उसने घोषणा की कि वह लाल चंदन की एक खेप भेजेगा और शेखावत को चुनौती दी कि वह उसे रोककर दिखाए। शेखावत ने पूरी ताकत और रणनीति लगाई, लेकिन वह खेप रोकने में नाकाम रहा। बाद में पुष्पा ने खुलासा किया कि वह खेप असली लाल चंदन नहीं थी,
बल्कि एक नकली सामग्री थी। शेखावत, जिसने मीडिया के सामने अपनी जीत की घोषणा कर दी थी, अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष करता रह गया। क्या पुष्पा के परिवार ने उसे स्वीकार किया? पुष्पा के सौतेले भाई मोहन और धर्मराज ने उसे कभी परिवार का हिस्सा नहीं माना। हालांकि मोहन राज की बेटी कावेरी ने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन मोहन अपनी नफरत छोड़ने को तैयार नहीं था। जब केंद्रीय मंत्री प्रताप रेड्डी के भतीजे बुग्गी रेड्डी ने कावेरी का अपहरण किया, तो परिवार ने मदद के लिए पुष्पा का रुख किया। पुष्पा ने बिना हिचकिचाहट के कावेरी को बचाने का फैसला किया। पहले भी गंगम्मा उत्सव के दौरान बुग्गी और उसके आदमियों ने कावेरी को परेशान किया था, लेकिन पुष्पा ने उन्हें सबक सिखाया। फिर भी मोहन ने पुष्पा को अपमानित किया और उसे दोषी ठहराया। हालांकि इस बार जब पुष्पा ने कावेरी को बचाया, तो उसकी निर्णायकता ने सबको चौंका दिया। ये साफ हुआ कि भले ही परिवार ने उसे अपनाया नहीं था, पुष्पा अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए हमेशा तैयार था। बाद में पुष्पा ने बुग्गी और उसके पिता सुब्बा रेड्डी का सामना किया और उन्हें मार दिया, भले ही उसे पता था कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रताप रेड्डी अपने भतीजे की मौत का बदला लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन पुष्पा ने ये जोखिम उठाया। फिल्म के अंत में मोहन राज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पुष्पा से माफी मांगी और अपनी भतीजी कावेरी की शादी में पूरे परिवार को आमंत्रित किया। पुष्पा, श्रीवल्ली और पूरा परिवार शादी में शामिल हुआ। वहां मोहन और धर्म ने पहली बार अपने भाई को गले लगाया और भावुक होकर रो पड़े। ऐसा लगा जैसे पुष्पा के जीवन का वह अधूरा हिस्सा पूरा हो गया। लेकिन उसकी खुशियां स्थायी नहीं थी। क्या शेखावत ने पुष्पा और उसके परिवार पर हमला किया? एंड क्रेडिट सीन में ये दिखाया गया कि पुष्पा के अपमान के बाद शेखावत ने लाल चंदन के गोदाम को जलाने की कोशिश की, जिससे बड़ा विस्फोट हुआ। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि शेखावत उस विस्फोट में मरा या बच गया। अंत में कावेरी की शादी के दौरान एक बम विस्फोट हुआ, जबकि उसी समय प्रताप रेड्डी के घर पर एक बड़ा धमाका हुआ। पुष्पा के परिवार के सदस्यों के साथ क्या हुआ, ये स्पष्ट नहीं था। एक दृश्य में एक रहस्यमय व्यक्ति को चट्टान पर खड़े होकर जलते हुए स्थल को देखते हुए दिखाया गया। ये व्यक्ति शेखावत हो सकता है, जिसने प्रतिशोध की योजना बनाई थी, या ये कोई नया खलनायक हो सकता है जिसका पुष्पा के साथ पुराना विवाद रहा हो। क्या श्रीवल्ली और परिवार सुरक्षित है? पुष्पा शायद विस्फोट में बच गया होगा, लेकिन श्रीवल्ली और अन्य परिवार के सदस्यों की स्थिति अनिश्चित है। संभव है कि श्रीवल्ली का गर्भपात हो जाए या कुछ परिवार के सदस्य पुष्पा को दोषी ठहराने लगे। पुष्पा अपनी आदत के मुताबिक इस हमले का जवाब देने के लिए और अधिक दृढ़ हो जाएगा। वह उन लोगों को माफ नहीं करेगा जिन्होंने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये पुष्पा के अगले अध्याय की शुरुआत हो सकती है।